हमने सप्लाई शेड्यूल थोड़ा सा समझा था, उसी का कंटिन्यूएशन करते हैं। सप्लाई शेड्यूल इंडिविजुअल बुक ले ली ये तो थी 9.2 इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल पेज 9.6। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्राइस दे रखा है, प्राइस 1 2 3 4 5। ठीक है, और उसके हिसाब से जब प्राइस सप्लाई हम लिख लेते हैं, जब प्राइस 1 था तो सप्लाई कितने की थी? सप्लाई 5 की। जब प्राइस 2 रुपये हुआ तो 10, देन 3 हुआ तो 15, 4 हुआ तो 20 और 5 हुआ 20। तो प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ रही है कि कम हो रही है? प्राइस बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ रही है, क्योंकि सप्लाई प्रोड्यूसर करता है कि कंज्यूमर करता है? प्रोड्यूसर करता है। ठीक है, प्रोड्यूसर को अगर प्राइस बढ़ रहा होगा, प्रोड्यूसर के लिए अच्छी बात है या बुरी? अच्छी बात है। प्राइस अगर बढ़ता है तो प्रोड्यूसर के लिए अच्छी बात है, इसलिए वो ज़्यादा माल मार्केट में निकालता है ताकि उसका प्रॉफिट बढ़ सके। तो सप्लाई हमेशा देखना कि प्राइस के साथ बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे प्राइस लिखूँ और यहाँ पे मैं सप्लाई लिखूँ 0 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25। ठीक है, तो अगर 1 पे 5 थी, ये प्लॉट हो गया। 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20, ऊपर जाते जा रहा है। तो सप्लाई कर्व कैसा जाता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव ऐसे बनता है। इतना समझ में आया? ये था इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अब इसी इंडिविजुअल को अगर मैं मार्केट सप्लाई कर्व में कन्वर्ट कर दूं, तो मार्केट में क्या है? ये तो ए फर्म की शॉप नंबर ए की सप्लाई हो गई, या ए वाली दुकान की फैक्ट्री की सप्लाई हो गई। अब बी फैक्ट्री की सप्लाई देखते हैं। बी फैक्ट्री की सप्लाई देखते हैं। बी वाले की सप्लाई इन्होंने करी हुई है, एक के ऊपर इन्होंने करी है 10 20 25, बताना 10 25 35 40 25 35 40 35 40। इसी के ऊपर अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊं 25 30 कंपेयर कर रहे हैं 35 40। ठीक है, अभी इसके बीच में आ गया। और इसका ये तो हो गया हमारा ए वाले का। अब मैं बी वाले का बनाती हूँ। बी वाले का है पहले पे 10 ऊपर। ठीक है, 2 पे है 20, 3 पे है 25, 3 पे है 25, 35, 4 पे 35 और 5 पे 40। इसका ग्राफ कुछ बनेगा ऐसे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये बी वाले की सप्लाई हो गई। ठीक है, अब हम करेंगे टोटल सप्लाई। इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 15 30 40 30 40 होगा शायद। 55 65 65। ठीक है, ये मेरे को ऑल टुगेदर और ऊपर लेके जाना होगा। मैं थोड़ा सा ले जाऊँ, यहाँ का डेटा एक बार हटा रही हूँ। पता है ना आप लोगों को? पता है ना? इसको थोड़ा सा हटा रही हूँ, ए और बी का सप्लाई है। लेकिन 40 से ऊपर ले जाऊँ मैं इसको, ये हो गया 45 50 55 60। तो हमारा जो टोटल मार्केट सप्लाई होगा वो बनाते हैं। पहला है 1 पे 15, रेड पेन से बनाती हूँ। ये मैम 65 तक है। 65 तक है, थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं। 70 तक लेके जाना पड़ेगा। नहीं 65। एक पे कितना है? एक पे 15, एक पे है 15, समवेयर ओवर हियर। वन पे 30, फिर 2 पे है 30, 3 पे 40, 3 पे 40, 4 पे 55,
4 पे 55, 5 पे 65 टाउ। तो ये हमारा कुछ ऐसे बनेगा। ये हो गई मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई जो होती है मैम इसमें फायदा होगा क्या? हाँ, मैम प्राइस तो उतना ही है पर सप्लाई हम सामान सप्लाई जो है, जो टोटल मार्केट की सप्लाई है वो ए और बी की सप्लाई से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मार्केट की सप्लाई के अंदर, टोटल मार्केट की सप्लाई के अंदर ए की भी सप्लाई ऐड हो रखी है और बी की भी ऐड रखी है। तो अगर मैं बोलूँ लोटस सर्कल इतने सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ठीक है। ए के ट्यूशन सेंटर जो है वो बोलता है हम ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अध्ययन बोल देता है हम ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। ऐसे बोल देते हैं कि ये ट्यूशन आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ये आपको ये पढ़ा रहा है। पर क्या बोला जाएगा कि हरिनगर की मार्केट में कितनी ट्यूशन है या कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं? टोटल बताए जा रहे हैं। तो टोटल का नंबर हमेशा बड़ा होगा क्योंकि उसके अंदर वो 1 2 3 तीनों सब इंक्लूडेड होगा। इसलिए इनका जो ग्राफ होता है सप्लाई का, मार्केट सप्लाई का, हमेशा ऊपर होता है, हमेशा बड़ा होता है, हमेशा फैला हुआ होता है एज कम्पेयर टू दीज टू, बिकॉज इट इंक्लूड्स बोथ ऑफ देम। तो अगर आप इंडिविजुअल की बात करोगे, आप ऐसे ऐसे बात करोगे, पूरी इंडस्ट्री की बात करोगे तो ये है इंडस्ट्री में, क्योंकि हर फॉर्म ऐड हो जाती है। समझ आया? ये वीडियो में पूरा आया कि नहीं आया? कुछ कट रहा है? वो नीचे का प्राइस तक नहीं आ रहा, नीचे का कट रहा है। थोड़ा सा नीचे कर दो प्राइस। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर बना दोगे। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है? ठीक है। ये सप्लाई कर्व था, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व करवा दिया मैंने आपको, मार्केट सप्लाई कर्व करवा दिया। अब आपका टॉपिक आता है मार्केट सप्लाई कर्व इज फ्लैटर। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा कि मार्केट सप्लाई कर्व फ्लैटर क्यों होता है। मार्केट सप्लाई कर्व 9.8 पेज पे है। मार्केट सप्लाई तो 1 से स्टार्ट करा हुआ आपने, 0 से कर दिया, 1 से करा हुआ तो क्या हो गया? 1 ईयर नहीं, कोई बात अच्छा नहीं। ठीक है ठीक है। मार्केट सप्लाई कर्व फ्लैटर क्यों होता है? बिकॉज मार्केट सप्लाई कर्व के अंदर सारे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एडेड होते हैं। तो मार्केट सप्लाई कर्व इज फ्लैटर देन ऑल द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। इट हैपन बिकॉज विद द चेंज इन प्राइस इन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द मार्केट सप्लाई इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इंडिविजुअल सप्लाई। इसका क्या मतलब है? जैसे 1 रुपये से 2 रुपये का दाम हुआ, 1 रुपये से 2 रुपये का दाम हुआ तो ए ने अपनी सप्लाई कितनी कर दी? 5 से 10 कर दी, सिर्फ 5 का फर्क आया। बी ने अपनी सप्लाई 10 से 15, 10 से 20 कर दी। बी वाले में कितने का फर्क आ गया? बी वाले में 5 का, ए वाले में 5 का है, बी वाले में 10 का, क्योंकि उसने 10 से 20 कर दी। ठीक है, 10 से 20 हो गया। तो ए वाले ने सिर्फ 5 का डिफरेंस दिखाया, बी वाले ने 10 का डिफरेंस दिखाया। पूरे मार्केट ने कितने का डिफरेंस दिखा दिया? 15 का डिफरेंस। तो इनका जो सिंगल का फर्क था वो इतना फर्क नहीं था, ठीक है। उनका नंबर हमेशा कम था एज कम्पेयर टू टोटल मार्केट का फर्क। तो इन पे इंडिविजुअली इतना इफेक्ट नहीं आएगा, ऐसा मार्केट बड़ा इफेक्ट आता है, इसलिए ये कर्व ज़्यादा फ्लैटर होता है। बस ये पेपर में एज इट इज ये लाइन लिखनी है, पेपर में आ सकता है। समझ आया? ठीक है। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व मैम फ्लैटर एंड ऊपर की तरफ। अगर आपका डिमांड कर्व होता तो वो बनता है ऐसे, तो उसमें फ्लैटर होता है ये, ठीक है। सप्लाई कर्व का कर्व होता है ऐसे, उसमें फ्लैटर होता है ये। डिमांड में नीचे गिरता हुआ तीसरा नंबर, इसमें उठता हुआ तीसरा नंबर, जो सबसे ऊपर की तरफ होगा। बस मैम इनको डिमांड को बताना जो सबसे नीचे गिर जाएगा। डिमांड कर्व भी तीसरा नंबर का होता है, सप्लाई कर्व भी तीसरे नंबर का होता है। बस ये जो जितना दूर होगा ओके नॉर्मल ग्राफ के एक्स एक्सिस से जो सबसे दूर हो वो फ्लैटर, एक्स एक्सिस से दूर होना चाहिए। नाउ important thing is slope of supply curve. इसका सीधा सीधा फॉर्मूला याद रख लेना, सप्लाई के आपको क्वेश्चंस निकालने के लिए आएंगे, ठीक है। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज इक्वल्स टू डेल्टा चेंज इन क्वांटिटी है, डेल्टा चेंज इन प्राइस, डेल्टा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन डेल्टा चेंज इन क्वांटिटी। ये आया
नहीं आदित्य नहीं आ रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, स्लोप ऑफ कर्व इज डिफाइंड एज अ चेंज इन वेरिएबल ऑन द वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय द चेंज इन द वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस, सो द स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व। अच्छा, इन्होंने उल्टा बनाया है, मैंने 1 2 3 4 यहाँ लिखा था और वो यहाँ लिखा था, इन्होंने अलग तरीके से रखा है। ओके, कोई बात नहीं ना, वैसे कोई बात नहीं, बट मैं इसके हिसाब से कर देती हूँ। क्या क्या करा हुआ है? ये देखना, इन्होंने जो एक्स एक्सिस पे लिखा था वो वाई एक्सिस पे लिख दिया मैंने, और जो वाई एक्सिस पे लिखना था वो अच्छा। एक्स एक्सिस पे लिख दिया। दोबारा कर दूँ इसको, दोबारा समझा दूँ एक बार? आगे पीछे था वो। हाँ, आ गया। याद है। ठीक, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। नाउ स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व कहता है, जैसे कि हमने दोबारा था, दोबारा ये कर देती हूँ, 0 1 2 3 4 5, ये था हमारा, और यहाँ पे था हमारा 5 10 15 20। मैम इसके हिसाब से तो फ्लैटर नीचे की तरफ होगा ना? इसके हिसाब से फ्लैटर जो है वो जो पास में रहेगा एक्स एक्सिस नहीं, वो वाई एक्सिस से जो दूर होगा, अच्छा, फ्लैटर का, और वो हो जाएगा वाई एक्सिस से हाँ। सबसे दूर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा 1 पे 5 था, फ्लैट में नीचे से ऊपर, फ्लैट है ग्राफ से दूर, वो डिपेंड इन करता है। ग्राफ से दूर। ठीक है। ठीक है, चौथे पे 20 और 5 पे 25, ये आपका ऐसा था एक बार। ठीक है, तो अगर आपका प्राइस 1 से 2 होता है, अगर आपका प्राइस 1 से 2 होता है, 1 से 2 होता है, ठीक है, तो 5 का फर्क आता है, तो कितने का फर्क आ रहा है? 5 का। तो अगर आप इतने से ऊपर जा रहे हो, 1 से 2 पे जा रहे हो, ठीक है, अगर आप 1 से 2 पे जा रहे हो, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी के मामले में कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो? 5 से 10 तक जा रहे हो। तो डेल्टा वाई एक्सिस, प्राइस कौन से पे है आपका? वाई एक्सिस पे ना, अपॉन डेल्टा एक्स एक्सिस, ये होता है आपका स्लोप, जिसमें एक्स वाई एक्सिस जो है आपका प्राइस को रिप्रेजेंट करता है और एक्स एक्सिस आपकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व जो होता है वो कहता है कि प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आया, उन दोनों के फर्क को ही हम सब स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व कहते हैं। ये बात समझ में आई? हाँ शिवानी बोलो, कुछ वर्ड लिखवाना है? ये जो एमसीक्यूज हैं या फिर ये तुमने आंसर ये भी? ये एमसीक्यू है, इनमें से एक आंसर है। ये वाला टिक वाला। हम आपका फेस पूरा नहीं आ रहा है इसमें। छोटी आ रही हो? सर आ रहा है। हैं? तो बोलेगा कौन तुम में से? मैम हमें लगा सिर्फ बोर्ड आना चाहिए, सर ही आ रहा है। हम आप खड़े हो, दिखाते हो आप। तो थोड़ा सा नीचे कर देना। ऐसे करना है ना? हाँ, इसको ऐसे कर दो। हाँ अब सही है। मैम ऊपर क्या करेगा? कितना कट गया? वो जो स्लोप ऑफ लोगों सप्लाई को वो लाइन करेंगे। अब थोड़ी सी मैं आ जाऊँ, थोड़ा सा ये आ जाऊँ। नीचे हो गई। थोड़ी सी मुँह आ सप्लाई रहा है। कर फट गया मैम। अरे हट। आ रहा है सारा आ रहा है। देख लो सारा आ रहा है। मेरी हाइट क्या इतनी ही है? नहीं मैम, वो 5 तक जा रहे। इतनी तो हूँ ना, 5 फुट की। हाँ ठीक है, इतनी आ रही हूँ ना, हाँ। इतनी ही हाइट है मेरी, 5 फुट। स्लोप ऑफ सप्लाई कब समझ में आ गया? इसके हिसाब से बताओ क्या स्लोप निकलेगा। प्राइस 1 से 2 हुआ है, तो व्हाट इज द डेल्टा चेंज इन प्राइस? कितना चेंज आया प्राइस में? प्राइस में कितने रुपए का चेंज आया? 1 ठीक है, प्राइस में जो चेंज आया वो है 1। क्वांटिटी में क्वांटिटी में कितने का चेंज आया? 5। तो स्लोप क्या निकला? 1 नहीं, एक सेकंड, 5/1 ओ 1/5। समझ में आया? 0.2 बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा 0.2। काट के मैम वाई एक्सिस हाँ ऊपर वाली है, सही है ना? ये ऐसे हो जाएगा ना, 1 अंदर आ गया, 5 हाँ मैं पॉइंट समझ आ गया मुझे। मैं कंफ्यूज था कि 5 ऊपर आएगा और वो मैं आपको बोलती ना, बड़ा नंबर ऊपर कर दो, छोटा नंबर नीचे कर दो। ये समझ में आया? ये फॉर्मूला काम आने वाला है ना, लॉ ऑफ सप्लाई।
लॉ ऑफ सप्लाई कहता है एज प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई विल इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज। बताओ एक Price ऑप्शन increases, supply prices lift up, supply decreases. lift down. पहला जवाब आप, दूसरा जवाब आप। जब तक मैं खाना खाती हूँ क्या बताइए। क्या करना है? एज प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई Supply increases, decreases and down equal. तीनों भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। गाली दूंगी हाँ और रिकॉर्ड होगी अच्छे से डिक्रीजेस और इक्वल। मैम तीनों लिखा भी हुआ है। सप्लाई कौन करता है? मैं अभी तो वही कह रहा था। प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर सप्लाई करता है। प्रोड्यूसर के लिए कौन सी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, सप्लाई को घटाने की या बढ़ाने की? प्राइस अगर प्रॉफिट मुझे किस टाइम पे सप्लाई घटानी चाहिए और किस टाइम पे सप्लाई बढ़ानी चाहिए? डिमांड प्राइस के हिसाब से बताओ। प्राइस के हिसाब से अगर प्राइस लो चल रहा है उसका तो कम करना पड़ेगा, और प्राइस ज़्यादा चल प्राइस रहा है ज़्यादा है तो बढ़ानी पड़ेगा सप्लाई वहाँ। तो प्राइस क्या है यहाँ पे? प्राइस बढ़ रहा है हमारा तो सप्लाई बढ़ेगा। तो फिर क्यों नहीं बोल रहे तब से? दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो? लॉ ऑफ सप्लाई सेज प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है मतलब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है तो सप्लाई को क्या करूं? सप्लाई को बढ़ाएंगे। नहीं समझ में आना? ये है पूनम, क्या ड्राइंग है? ठीक है? ये कौन है? पूनम, पूनम है दुकानदार, ठीक है? पूनम चीनी बेचती है, ठीक है? पूनम बनिया है, मैं बनिया हूँ। होता क्या है मैम? कम्युनिटी जिसको कंजूस कम्युनिटी बोला जाता है। ओके। पूनम को पता चला कि चीनी का मार्केट प्राइस 20 रुपए है, ठीक है? और एक दिन पूनम को पता चला कि चीनी आज 40 रुपए की बिक रही है। पूनम चीनी बेचती है। पूनम किस दिन चीनी ज्यादा बेचना चाहेगी? जिस दिन 40 रुपए किलो हो गया चीनी का भाव, उस दिन पूनम यहाँ पे चीनी की सप्लाई बढ़ा देगी, क्योंकि प्राइस क्या रखा है चीनी का? प्राइस पे डिपेंड करता है हम सप्लाई कितना करेंगे। ठीक है? पूनम क्यों बेच रही है यहाँ पे ज्यादा चीनी? क्योंकि वो बढ़ गया ना प्राइस। प्रॉफिट किस में ज्यादा होगा? प्रॉफिट उस दिन ज्यादा होगा जिस दिन रेट 40 रुपीज किलो है। क्योंकि मेरा यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है। लालच में आके इंसान क्या करेगा? ज़्यादा बेचेगा चीज़। तो मुझे लालच कहाँ दिखना चाहिए, यहाँ पे कि यहाँ पे? 40 में। इसीलिए जब प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा। बढ़ेगा। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ कुछ? इतनी सुंदर पूनम बनाती है। हाँ बोला नहीं से आगे से। Law of supply states that there is a direct relationship between price and quantity supplied, keeping other factors constant. कि उस टाइम पे बाढ़ नहीं आई, कोरोना नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, ये सब चीज़ों को साइड कर दो। नॉर्मल स्थिति के अंदर एक आम प्रोड्यूसर जब प्राइस ज़्यादा होंगे तो सप्लाई बढ़ाएगा, जब प्राइस कम होंगे तो सप्लाई कम करेगा। समझ आई ये बात? ठीक है। असम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई के कुछ असम्पशंस हैं। सबसे पहले जो दूसरी चीज़ों का प्राइस है हम उसको टेक केयर करके नहीं चल रहे हैं, उसको कांस्टेंट मान रहे हैं। ठीक है? प्राइस ऑफ अदर गुड्स आर कांस्टेंट, कि हमारा जो ब्राउन शुगर है, हमारा जो शुगर फ्री आइटम्स हैं, ये सब कांस्टेंट प्राइस पे चल रही है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव नहीं आया। जिस टेक्नोलॉजी से पहले प्रोडक्शन हो रही थी अभी भी उसी टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो कीमत है, जो मैं किराया भर रही हूँ, लेबरों को प्राइसेस दे रही हूँ, वेजेस दे रही हूँ, वो सब सेम चल रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। टैक्स गवर्नमेंट उतना ही ले रही है जितना पहले ले रही थी, अभी भी उतना ही टैक्स ले रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और प्रोड्यूसर जो है पहले जो उसे एम के साथ बैठा था कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, मुझे अपना नाम करना है, वो भी वही है। उसकी जो वो गोल्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, वो सेम है। तो ये सारे इसके असम्पशंस हैं, आप याद कर सकते हो। इतना समझ में आया?
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई को लेकर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना अनिवार्य है। सबसे पहले पॉजिटिव रिलेशन है कि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है। पॉजिटिव, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी, और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। दूसरा, इट इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। ये कह रहा है एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। क्या ये कह रहा है कितने से बढ़ेगा और कितने से नहीं बढ़ेगा? नहीं, ये सिर्फ क्वालिटी की बात कर रहा है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, कि दोनों बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे। ये नहीं बता रहा कितने से बढ़ेंगे और कितने से घटेंगे। तो ये नंबर्स की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ आपको डायरेक्शन बता रहा है कि इसका डायरेक्शन ऐसे जाएगा और इसका डायरेक्शन ऐसे आएगा। ये जिसका भी इनका रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है, ये एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ये क्वालिटी है, ठीक है। कितने नंबर से बढ़ेगा कितने नंबर से घटेगा उसके बारे में कोई बात नहीं है। तो उसमें कोई क्वांटिटेटिव नहीं है, मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही है, नंबर्स की बात नहीं हो रही है। सेकेंड, ये प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि अगर 10% से प्राइस बढ़ रहा है तो 10% से ही क्वांटिटी बढ़ेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है प्राइस 10% से बढ़ा हो पर क्वांटिटी केवल 5% से बढ़ी हो। समझ में आया? तो प्राइस और उसमें हो सकता है फर्क, प्रोपोर्शनली ना हो। और ये एक तरफा रिलेशनशिप बताता है। हम सारी बात कह रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी। हम ये तो नहीं कह रहे ना क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस पे क्या असर आएगा, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ प्राइस के आने की वजह से क्वांटिटी के असर को पढ़ रहे हैं, क्वांटिटी के असर से प्राइस को नहीं पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। सिर्फ प्राइस में, प्राइस की वजह से क्वांटिटी पे क्या असर आएगा? अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो उससे कुछ असर नहीं आता, उसको पढ़ाया नहीं जा रहा आपको। उसका असर होता है आपको 11th के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया जा रहा। आप लोग कल को आगे जाते हो कॉलेज लेवल पे, कोई असर पढ़ाया जैसे अभी प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ रही है तो प्राइस नहीं बढ़ेगा। वो आगे कॉन्सेप्ट है। आपको इस चैप्टर में सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी तो उससे प्राइस पे क्या असर पड़ेगा आपको नहीं पढ़ा रहे। वो एकदम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आपको। समझ में आया? वो मैं अभी पढ़ा भी नहीं रही क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए भी ये लोग भी नहीं पढ़ा रहे अभी क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। पहले इतनी बात पक्की कर लो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे उस चीज़ पे। इतना क्लियर हुआ? ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये 1 मार्कर की तरह आएंगे। सबसे पहले ये पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव, तो आप बोलोगे पॉजिटिव। दूसरी चीज़ बोलेंगे क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव, आप बोलोगे क्वालिटेटिव, क्योंकि क्वांटिटी की कोई बात नहीं करी गई है। देन प्रोपोर्शनल है कि नॉन प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल नहीं है। रीजन भी कि एक जितने से बढ़ रहा है जरूरी नहीं कि दूसरा भी उतने से बढ़े। ठीक है। चौथा, ये 1 साइडेड है। प्राइस का इफेक्ट क्वांटिटी पे दिखाते हैं, क्वांटिटी का इफेक्ट प्राइस पे नहीं बताते। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रीजन फॉर लॉ ऑफ सप्लाई कटा हुआ आप लोगों का है? मैम दिया तो है रीजन फॉर लॉ ऑफ सप्लाई इज प्रॉफिट मोटिव। ठीक है। और एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई है। किसकी नई बुक है? मेरी नहीं, दोनों की नई बुक है। ठीक है, फिर मैं करवाती हूँ। तो रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई, सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ मोटिव। हम ये लॉ ऑफ सप्लाई चलाते क्यों है कि प्रॉफिट, प्राइस ज़्यादा है तो ज़्यादा बेचो, क्योंकि हमारे को क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट। एज अ बिजनेस में मुझे प्रॉफिट चाहिए, और जब प्राइस ज़्यादा है तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट मोटिव के चलते हम सप्लाई ज़्यादा बढ़ा देते हैं जब आपका प्राइस बढ़ जाता है। चेंज इन नंबर ऑफ फर्म, a rise in the price induces the prospective producer to enter into the market. However, as the price starts falling, increase in number raises the market supply. However, as the price starts falling, ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ फर्म, इसका क्या मतलब है कि सप्लाई कब बढ़ जाती है? जब देखो कोई चीज़ अगर 40 रुपए की बिक रही है, पूनम चीनी बेच रही थी खुशी खुशी 40 रुपए की, जैसे ही अक्षत ने देखा, अक्षत पड़ोसी दुकान वाला था, उसने कहा भाई चीनी 40 रुपए किलो बिक रही है, अब से मैं भी चीनी रखूंगा। ये भी 40 रुपए की चीनी बेचना शुरू हो गया। ठीक है। अब जो सप्लाई, पहले पूनम 100 किलो मार्केट में दे रही थी, अब अक्षत भी 100 किलो लेकर आ गया। मार्केट सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी? सप्लाई घटेगी। बढ़ेगी भाई। पहले मैं ऑफर कर रही थी हरिनगर की गली नंबर 1 में, इस गली के अंदर सिर्फ पूनम बेच रही थी चीनी, अब अक्षत भी आ गया चीनी लेके। चीनी की सप्लाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पूनम एक आधे कस्टमर को नखरा दिखा देगी तो पहुंच जाएगा अक्षत के चीनी लेने के लिए, तो सप्लाई बढ़ गई। अब अगले दिन ही पता नहीं क्या हुआ, चीनी 20 रुपए किलो हो गई।
अब अक्षत का हो गया काम। और जो है फटाफट पूनम पे पकड़ाई उसको चीनी कि भाई तू ही बेच, मेरे बस की नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ। इससे क्या असर हुआ कि जो पहले एक बंदा सप्लाई जिसने बढ़ा दी थी उसके प्राइस गिरते साथ ही उसने एग्जिट मार लिया, और एग्जिट मारते सप्लाई फिर कम हो गई मार्केट में। समझ में आया ये बात? तो चेंज इन नंबर ऑफ फर्म की वजह से भी सप्लाई कम या ज़्यादा होती है। ठीक है, लालच आ जाता है। जिस दिन टमाटर प्याज के रेट अच्छे हो रखे होते हैं उस दिन सारे रेडी वाले यही बेच रहे होते हैं, खूब तेज़ रेट पे बेच रहे होते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा होता है। और प्रॉफिट के लालच में काफ़ी सारे रेडी वाले अट्रैक्ट होकर वही चीज़ बेचने लग जाते हैं। ठीक है। देन चेंज इन स्टॉक। When the price of a good increases, the sellers are ready to supply more goods from their stock. However, at relatively lower prices, ये ज़्यादा स्टॉक नहीं निकालते। तो जब प्राइस बढ़ रखे होते हैं, पहले पूनम सिर्फ अपनी दुकान पे 50 किलो चीनी रखती थी जब 20 रुपये किलो थी। जैसे ही 40 रुपये किलो हुई, पूनम ने सबसे ज़्यादा चीनियाँ रखनी शुरू कर दी, 100 किलो स्टॉक बढ़ा लिया। तो जब किसी चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं तो लालच में आके आप स्टॉक भी बढ़ा देते हो। ठीक है, स्टॉक बढ़ाने से सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, अब चीज़ के प्राइस कम गिरते हैं, फिर कहते हो क्या रखना है इस चीज़ को, कोई खरीदता खरीदता तो है नहीं, प्राइस तो ऐसे ही है। ठीक है, तो आप उसकी सप्लाई कम कर देते हो क्योंकि आपको प्रॉफिट नहीं दिख रहा होता। समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट एक बार पढ़ लो, कोई पूछना तो पूछो। मैं आ रही हूँ वीडियो में, दिख रही हूँ पूरी, कट तो नहीं रही? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कट रही। ठीक है। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। जनरली कहा जाता है कि जब दाम बढ़ता है तो सप्लाई, क्या? जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे प्राइस बढ़ने के बाद भी कई बार हम सप्लाई नहीं बढ़ाते हैं। सबसे पहले फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर पूनम बनिया चीनी वाली, ठीक है, उसको पता चले कि 40 रुपए की चीनी हो रखी है, पर उसको ये उम्मीद है कि आगे हो सकता है 100 रुपए किलो चीनी हो जाए, तो इस वक्त सप्लाई बढ़ाएगी वो या उस वक्त सप्लाई बढ़ाएगी? उस वक्त सप्लाई बढ़ाएगी, अभी की सप्लाई थोड़ी कम कर लेगी। ठीक है, तो अगर मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस और बढ़ने वाला है तो मैं अपनी सप्लाई तब बढ़ाऊंगी, अभी नहीं बढ़ाऊंगी, चाहे प्राइस अभी ज़्यादा ही चल रहा हो तब भी। देन एग्रीकल्चर गुड, द सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चर गुड एज देयर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन। इफ ड्यू टू अनफोर्सीन changes in weather the production on agriculture product is low, then their supply cannot be increased even at a higher prices. तो कई बार क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो बारिश पे डिपेंडेंट है, तो कुछ आ गया, बाढ़ हो गई है, सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर क्रॉप नहीं उग पाया, तो उसकी सप्लाई आप शॉर्ट रन में बढ़ा सकते हो? नहीं। तो कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा हो या कम हो, आप उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। तो सप्लाई नहीं बढ़ सकती चाहे कोई भी प्राइस बढ़ हो। देन पेरिशेबल गुड्स, वो चीज़ जो सड़ जाती है, खराब हो जाती है, उसकी आप सप्लाई एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, क्यों? सब्जी वालों को भी होता होगा। हाँ, क्योंकि उनको ये रहता है कि मेरी सब्जी बिक जाए, 2 दिन के अंदर अंदर बिक जाए, तो चाहे वो सस्ते दाम पे भी सप्लाई बढ़ा देंगे, महंगे दाम पे भी उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, बस उनको होता है सब्जी बिक जाए मेरी। तो रेडी वाले कई बार आपको देखोगे वीर बाजार, शनि बाजार में रात के टाइम पे बस अपना स्टॉक खत्म करना, 10-10 रुपये किलो सब्जी बेच रहे होते हैं। वही सब्जी जो रात को 8 बजे वो 6 बजे शायद 40-50 रुपये किलो बेच रहे होंगे, रात होते होते, क्योंकि उनको अपना सप्लाई खत्म करना है, क्योंकि वो पेरिशेबल मटेरियल खराब हो जाएगा, वो 10 रुपये पे भी बेचते हैं। रेयर आर्टिकल, कोई चीज़ जो बड़ी मुश्किल से मिलती है उसकी सप्लाई आप बढ़ा सकते हो? नहीं। बैकवर्ड कंट्रीज जहाँ पे प्रोडक्शन और सप्लाई वैसी बड़ी मुश्किल से होती है, वहाँ पे भी आप शॉर्ट रन में सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। ये पेपर में जनरली नहीं आता है, नहीं पूछते हैं, कभी पूछ लिया तो ठीक है। एक्सेप्शंस आज तक मैंने किसी के पेपर में नहीं देखी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। सबसे पहले मेरी बात समझना, पहले के एक टॉपिक पे आओ जिसमें था डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई, पेज 9.2, पेज 9.2। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई की मार्केट में सप्लाई को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, उस चीज़ का क्या प्राइस है। उसके अलावा आपके 4 या 5 और फैक्टर्स थे। अगर किसी चीज़ की सप्लाई उसके अपने दाम की वजह से कम या ज़्यादा हो रही है तो उस चीज़ को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। मम्मी के एग्जांपल है ना, चीनी 20 रुपए किलो थी, पूनम 50 किलो बेच रही थी। चीनी 40 रुपए किलो हो गई, पूनम 100 किलो बेच रही है।
इसमें सप्लाई के ऊपर असर करने वाला कौन से बड़ा फैक्टर था? किस वजह से मैंने सप्लाई बढ़ाई? टू प्रॉफिट। मैंने किस कारण हेतु सप्लाई सबसे ज्यादा बढ़ा दी थी? क्या कारण था कि सप्लाई 50 किलो की जगह 100 किलो कर रही हूँ? डिमांड नहीं है, प्राइस। प्रॉफिट। प्रॉफिट तो है। प्रॉफिट क्यों बढ़ गया? कैसे बढ़ गया? प्राइस के क्या असर आया था? पहले प्राइस कितना था, बाद में प्राइस कितना हो गया? पहले 20 था, बाद में 40 हो गया। ठीक है, तो जो सप्लाई के अंदर फर्क आया वो किसकी वजह से आया? प्राइस की वजह से। प्राइस पहले 20 था तो मैं 50 किलो दे रही थी, प्राइस अब 40 हो गया तो मैं 100 किलो दे रही हूँ। ठीक है, तो इसमें सप्लाई बढ़ने का मुख्य कारण है उसके प्राइस का बढ़ना। तो जब आप सप्लाई बढ़ाते हो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया है तो उसे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं। ठीक है, पर अगर जो है आप सप्लाई इसलिए बढ़ाते हो क्योंकि और किसी कारण की वजह से, जैसे कि चीज़ें पीछे से महंगी हो गई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो गया है, अदर गुड्स महंगे हैं, टेक्नोलॉजी महंगी हो गई है, टैक्स बढ़ गया है या आपके गोल्स चेंज हो गए हैं, उन सब चीज़ों की वजह से अगर आप सप्लाई बढ़ा रहे हो तो ये इसको बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। और मैं इसको बोर्ड पे लिख के दिखा रही हूँ। ठीक है, इसको याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड समझा रही हूँ। कैमरा एक बार करना। पॉज कर। ऐसे? हाँ। उससे क्या होगा? वो सही असर पड़ता है। अगर सप्लाई कम ज़्यादा या कम हो रही है बिकॉज ऑफ प्राइस of that thing only, price of that commodity itself। ये आ रहा है कैमरा में कि नहीं आ रहा है? नहीं नहीं आ रहा है। बोलेगा कौन? अब आ गया। जब सप्लाई ज़्यादा या कम होती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी itself, इसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल कोट किया था कि चीनी 20 रुपए किलो थी, चीनी का प्राइस था 20 रुपीज, तो उसकी क्वांटिटी कितनी आ रही थी मार्केट में? 50। और जैसे ही प्राइस 40 हुआ, क्वांटिटी 100 हो गई, 100 kg हो गई। ये समझ में आया? इसको अगर मैं ग्राफिकली प्लॉट करूं, ठीक है, प्राइस क्वांटिटी, पहले प्राइस कितना था? पहले था प्राइस 20। 40। मैम कैसे करोगे? 20 से करोगे? बस इधर जब 50 पे था तो ठीक है, और 40 पे था। सेंटर की लाइन। ठीक है, टेक इट बैक। एरो। इतना समझ में आया? ये आपका पुराना, ये 100 थोड़ा सा नीचे करती हूँ, ये आपका समझ में आया? इसके लिए मुझे 2 लाइनें बनानी पड़ी है, एक ही लाइन में काम हो गया। इसके लिए मुझे 2 सप्लाई कर्व बनाने पड़ेगी, एक ही सप्लाई कर्व पे काम हो गया। एक ही सप्लाई कर्व पे काम हो गया। इसमें एक बार मैं नीचे थी और एक बार मैं ऊपर गई, तो इसको दूसरा नाम दे देते हैं हम, मूवमेंट अलोंग ये वो है सेम सप्लाई कर्व। ठीक है, जब आप सेम सप्लाई कर्व पे ऊपर नीचे घूम रहे हो, ठीक है, तो इसको जो है मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व भी कहते हैं, इसको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी कहते हैं। ये सब एक चीज है। इतना समझ में आया? कहाँ गया आपका सप्लाई फंक्शन? मैम
सारा ग्राफ इतने में था, यस मैम। फिर आपका ग्राफ इतने में हो गया, किसमें एक्सपैंड करके किसमें कॉन्ट्रैक्टेड में था? क्या एक्सपैंड पहले आपका पूरा ग्राफ इतने के अंदर पूरा हो गया था इसमें कॉन्ट्रैक्ट और इसमें आपका पूरा ग्राफ इतना हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं, ये मैं लिख रही हूँ रेड पेन से, एक्सपेंशन न्यूज़ में भी तो किया था डिमांड में हाँ। एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके अंदर आपको एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ये तीनों चीजें क्या है? एक ही है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, पहले आप इतनी क्वांटिटी दे रहे थे, अब आप इतनी क्वांटिटी दे रहे हो, और इसका मुख्य कारण क्या है? इसका प्राइस का बढ़ना, इसलिए इसको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं, जब प्राइस की वजह से क्वांटिटी में फर्क है। ठीक है, इसमें आप सेम मूवमेंट करते हो, एक ही सप्लाई कर्व पे आगे पीछे मूव कर रहे हो, इसलिए इसको मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व भी बोलते हैं। इससे पहले डेटा कॉन्ट्रैक्टेड था, फिर एक्सपैंड हो गया, इसको हम एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, इसको रीड करते हैं। मैं आ रही हूँ ना? बोलूँ हम्म, मैं पढ़ूँ? नहीं मैं पढ़ूंगी, मैं क्यों तो पढ़ने को। When quantity supplied of a commodity due to the change in the price, keeping other factor constant, it is called the change in quantity supplied. बाकी सब चीज़ों को जब भाड़ में, किसी चीज़ की सप्लाई कम या ज़्यादा हो रही है जस्ट बिकॉज उसका प्राइस कम या ज़्यादा हो रहा है, इसको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं। इसके अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये चीज़ आपकी एक्सपेंशन है और ये चीज़ आपकी कॉन्ट्रैक्शन है। जैसे कि लेट्स सपोज अगर प्राइस 10 रुपये किलो हो जाए तो आपकी क्वांटिटी हो सकता है 20 रुपये किलो, 20 किलो हो जाएगी। 25। ठीक है, अगर मैं 20 यहाँ दिखाऊं और 10 यहाँ दिखाऊं तो ये और कॉन्ट्रैक्शन हो गया। समझ में आ गया? दिस वाज नॉर्मल स्टेज, दिस इज एक्सपेंशन, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन। इसके अंदर एक्सपेंशन भी कुछ होता है क्या? सेंटर वाला नॉर्मल स्थिति मान लेते हैं। नॉर्मल स्थिति के रेट बढ़ने से एक्सपैंड हो गया, रेट कम होने से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। समझ में आया? तो इसको एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई होता है ये वाली स्थिति, एक्सपेंशन होता है ये वाली स्थिति। ठीक है, इन फिगर, ये जो भी फिगर है इसके अंदर इतने दाम पे इतनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, इतने दाम पे इतनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है और इतने दाम पे इतनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है। ये बात समझ में आई? ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट जो है इसके अंदर ये वर्ड भी बता देती हूँ। ये जो मूवमेंट होती है अपवर्ड और डाउनवर्ड होती है। अपवर्ड का मतलब एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा? एक्सपेंशन। अपवर्ड का मतलब एक्सपेंशन, डाउनवर्ड का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ये बात भी समझ में आई? ठीक है, तो अपवर्ड मूवमेंट जब आप 20 से 40 की तरफ जाते हो तो आपकी क्वांटिटी भी 50 से 100 हो गई, ये अपवर्ड मूवमेंट है और ये एक्सपेंशन भी है। वहीं पे जैसी प्राइस 20 से 10 हो गया तो आप डाउनवर्ड आ गए क्योंकि क्वांटिटी भी 50 से 20 हो गई। ये कॉन्ट्रैक्शन भी होता है और डाउनवर्ड भी होता है। समझ में आया? ठीक है, ये आप बॉक्स नीचे लिखा हुआ है 9.11 पे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अकर ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस के कम या ज़्यादा होने की वजह से सप्लाई कम ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व होता है। मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। अपवर्ड जो है उसका दूसरा नाम है एक्सपेंशन और डाउनवर्ड का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। ये वर्ड समझ में आए? कौन दिक्कत, कौन परेशानी? एक्सपेंशन पे आ जाओ, पीछे नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सपेंशन इन सप्लाई दिख रहा होगा। दिख रहा है कहीं पे एक्सपेंशन इन सप्लाई का टॉपिक? उसको नहीं दिख रहा, उसी के अगले पेज में अगला पेज आगे बढ़ना हो सकता है, पेज पे लगता है। ये तुम्हारा कौन सा पेज है? पहले पेज नंबर मैच 9.12। 9.12, ठीक है, मेरा भी 9.12। तो प्राइस के बढ़ने से जब आपने सप्लाई बढ़ा दी इसको एक्सपेंशन कहते हैं। प्राइस के घटने से आपने अपनी सप्लाई कम कर दी उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। यहाँ तक कोई क्लियर है या कोई डाउट है? क्लियर है? ठीक है, शिफ्ट मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ठीक है, शिफ्ट के अंदर इसके अलावा जो हम सबसे पहले तो आप लोग याद करके आओगे
कल का आपका परसों का जो भी क्लास रखूंगी मैं, परसों एक क्लास होगी, उसके अंदर आपका टास्क रहेगा आपके जो इंडिविजुअल सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स थे और मार्केट सप्लाई के जो डिटर्मिनेंट्स थे वो रिवाइज करके आना। ठीक है, टेस्ट लूंगी एक छोटा सा, कुछ सवाल पूछूंगी। एक बार इसमें हम फिर से बताना। इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स, पेज नंबर 9.2 9.3। ठीक है, इसका टेस्ट होगा, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, अगर आपने क्वेश्चंस नहीं दिए आंसर ढंग से तो आप पहले पनिशमेंट में लोगे पूरी क्लास। मैम मतलब इन सब के मतलब याद करके आना है? याद करके आना, मतलब 9.2 और 9.3 वगैरह पे। अच्छा, मतलब पार्ट्स